दिल्ली की पोटली में हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों से और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सुनने में यह आ रहा है कि पहली बार बजट की हार्ड कॉपी संसद में नहीं बांटी गई, ई कॉपी बांटी गई। इसका मतलब कागज बचा है तो पेड़ बचे हैं और कागजों को बनाने में जो प्रदूषण होता है और मशीनें चलती हैं वो भी बचा है। तो इसको भी एक इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव माना जाए? नहीं, बिल्कुल। इस बजट में वैसे भी एनवायरमेंटल इनिशिएटिव बहुत है। जैसे 5 करोड़ गरीबों को एलपीजी देंगे, यानी ये पर्यावरण के लिए पहल है, ये स्वास्थ्य की पहल है और ये क्लीन फ्यूल लोगों को दे रहे हैं, तो गरीबों का एक बहुत काम बड़ा होगा। दूसरा है कि कोयले पर 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन टैक्स लगाया है। दुनिया में आज तक कुछ देशों ने $1 लगाया है, हमने $6 लगाया है। तो इतना अधिक कार्बन टैक्स किसी देश ने नहीं लगाया। हमने उदाहरण पेश किया है कि दुनिया भी इसी तरह से अगर काम करेगी तो जो सारे विकसनशील देशों को पैसा देने के लिए 100 खरब डॉलर इकट्ठा करने हैं, वो निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और तीसरा भी एक कदम लिया है कि जो प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स है, वाहन है, वो थोड़े महंगे होंगे और प्रदूषण कम करने वाले जो अच्छे वाहन है, इलेक्ट्रिकल या हाइब्रिड, उसको 30% सब्सिडी मिलेगी। तो बहुत सारे पर्यावरण की पहले है इसमें, क्योंकि मोदी जी पर्यावरण के बचाव में विश्वास रखते हैं। जावड़ेकर जी, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, ये उम्मीद की जा रही थी कि जो लोग अपनी कारें बदलना चाहते हैं, जिनके पास पुरानी कारें हैं, 5 साल से ऊपर की कारें हैं, डीजल से चलने वाली कारें हैं, जो ज्यादा प्रदूषण करने लगी है, उनको सरकार कुछ नई गाड़ियों को खरीदने के लिए इंसेंटिव देगी। क्या बजट के बाद भी ऐसा कोई करने का विचार सरकार के मन में है, खासकर महानगरों के लिए? ये बजट मैं बताऊं कि बजट के बाहर भी इस तरह के अनेक उपायों की घोषणा होती रहेगी और काम होता रहेगा। जैसे आज ही मैं बताऊं कि हमने मनरेगा के अंदर 38,500 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन अभी इस सेशन में मेरा विभाग का एक कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का बिल पास होगा। यूपीए के 10 साल में 40,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं बैंकों में, जो लगने चाहिए थे वनीकरण के लिए। अगर वनीकरण के लिए हर साल पैसा लगता तो आज तक वन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन नहीं हुआ। अब हमने तय किया है कि ये पैसा हम राज्यों को देंगे। तो 40,000 करोड़ का एक प्लान बनाकर राज्य पेश करेंगे, आपने अपने कितना है, और वो हम मंजूर करेंगे और वो भी पैसा हम इस सेशन में, ये बजट ये पास होगा, बिल पास होगा, तो बिल के बाद ये पैसा सभी राज्यों को अब देंगे। तो ऐसी बजट के बाहर भी अनेक प्रावधान होते रहेंगे। एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, कचरे से खाद बनाने की बात की गई है। सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि कचरे को डंप कहां किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि पर्यावरण को सबसे ज्यादा हानि वही पहुंचाता है। इससे क्या फायदा होगा कचरे से खाद बनाने में और कितने का टारगेट है सरकार का? नहीं, आज भी अनेक RWAs और बड़े बड़े जहां रिहायशी इलाका है, वहां लोग जागरूक होके अब वहां खुद कचरा इकट्ठा करके उसका कंपोस्ट बनाते हैं। उनको सवाल ये पैदा होने लगा था कि कंपोस्ट तो बनाया, लेकिन लेगा कौन, क्योंकि उनका किसानों से, ये तो शहरों में है और यूज करने वाले किसान हैं, तो उनका मेल नहीं होता था। अब ये किया है कि ये कंपोस्ट जो जहां दूसरा खाद मिलता है, उन्हीं दुकानों में मिलने की व्यवस्था की जाएगी। यानी सरकार थोड़ा पैसा खर्च करेगी, लेकिन ये सारा कंपोस्ट जो इकट्ठा करके वो मार्केटिंग उसका होगा, ये हम देखेंगे। यानी तो ये भी एक पर्यावरण की बड़ी पहल है, क्योंकि कचरा लोग अब समझ गए हैं कि कचरा बुरा है, लेकिन हर कचरा बुरा नहीं है अगर ठीक तरह से उसका या तो
बिजली बनाओ या तो उसका कंपोस्ट बनाओ। तो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो जो खाद का अपने घर में खाद्य वगैरह जो होता है उसका जो बनती है खाद वो कंपोस्ट बनता है। तो कंपोस्ट को अब मार्केट मिलेगा। लिंक जो नहीं थी वो प्रस्तावित की है। तो यानी ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई RWA ये खाद बना रहा है तो अब वो सरकार के पास आ सकता है इसको बेचने के लिए और इससे कुछ कमाई भी कर सकता है। जो मेरा समझने का इंप्रेशन है वो यही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर है, लेकिन जावड़ेकर जी जो बात कही जाती है कि जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की नई स्कीम आती है, बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, सबसे ज्यादा फाइलें अटकती हैं पर्यावरण मंत्रालय में जाकर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने और आपके मंत्रालय ने क्या व्यवस्था की है, खासकर आज के एलोकेशन के मद्देनजर, क्योंकि ऐतिहासिक पैसा दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं हमने 2 बड़ी पहल की जिसके कारण सड़क, ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन और रेल लाइन या इरिगेशन की लाइन हो, यानी कैनाल हो, ड्रिंकिंग वाटर का कैनाल हो, इन सबको हमने लीनियर प्रोजेक्ट करके मान लिया। और लीनियर प्रोजेक्ट को अब ऑटोमेटिक अप्रूवल है, एक तरह से हमारे यहां फाइल आएगी नहीं, वो वही रीजनल ऑफिस में जहां उन राज्यों के भी अधिकारी सदस्य होंगे, ऐसी एक कमेटी बनाई है और वही उनको तुरंत मान्यता मिलेगी, क्योंकि इसमें देश का विकास होता है, वनों का नाश नहीं होता है। और ये फाइलें 4-4 साल पहले पड़ी रहती थी, हमने सारे क्लियर किए। अब हमारे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, पहले जिसको 4 साल लगते थे, अब 4 महीने में परमिशन मिलती है। जो दूसरी बड़ी चीज है वो ये है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता आप बहुत लंबे समय रहे जावड़ेकर जी, 2003 से लेकर आज तक सरकार के बनने तक आपने हमेशा एक बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मनरेगा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। खासकर 2004 से 2014 तक आपने इस बात को कई बार दोहराया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब मनरेगा में इतना बड़ा एलोकेशन हुआ है, इस लीकेज को रोकने के लिए सरकार क्या क्या करेगी ताकि जो 100 रुपए है वो कम से कम 100 नहीं तो 90 रुपए तक तो ग्राउंड तक पहुंचे? नहीं, अब तो 100 के 100 पहुंचेंगे, क्योंकि हमने केरल में ये शुरू किया। जनधन योजना में सारे मनरेगा के मजदूरों के अकाउंट खुल गए हैं लगभग। तो 20 करोड़ जो खाते नए खुले हैं। केरल में पिछले महीने ही यह शुरुआत हुआ कि वहां मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी अब हर 15 दिन में सीधा उनके खाते में जाती है। तो लीकेज बंद, बीच वाला सारा धंधा बंद। अब यह हर पैसा मजदूर के खाते में जाएगा, जो काम करेगा उसी को पैसा मिलेगा, और जो काम नहीं करेगा वो बीच में जो लेता था, आधा मजदूर को देना, आधा बीच वाले लेना, यह बंद हो गया खेल। यही खेल बंद कर रहे, इसीलिए तो कांग्रेस बड़ी दुखी है। एक और चीज, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि रुपया गिरा है, रुपया अब 68.74 तक पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब आप अपोजिशन में थे इस बात को लेकर मनमोहन सिंह सरकार को बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। नहीं, लेकिन इसको जो आज स्थिति विचित्र एक पैदा हुई कि यानी 2008 में भी जब अमेरिका के वित्तीय संस्थान एक के बाद एक धाराशायी हो गए, तब भी दुनिया का सबसे ज्यादा भरोसा डॉलर पर है, तो डॉलर का दाम बढ़ गया। आज केवल रुपया नहीं, डॉलर के मुकाबले सभी जो करेंसीज है विभिन्न देशों की वो डाउन हो गई है। तो ये जो है, इसके लिए जैसे हमारा रुपये का ट्रांजैक्शन अनेक देशों से बढ़ सकता है, वो बढ़ाना है। जो ब्रिक्स बैंक है उसके द्वारा एक नई सिस्टम आ सकती है। चीन ने जैसे युआन में ट्रांजैक्शन शुरू किया, तो दुनिया इसके बारे में सोच रही है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले सभी करेंसीज विभिन्न देशों की कमजोर दिख रही है। तो अब ये दुनिया का पूरा चलने वाला एक व्यापार है, इसको एक हुक्म से नहीं बदला जा सकता, लेकिन बहुत सारे उपाय मन में है और मोदी सरकार कर रही है ताकि रुपये की सही कीमत हमेशा रहे।
चलिए, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, अपना कीमती वक्त दिया प्रकाश जावड़ेकर जी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।